नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। आरपीए में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि नशे की तस्करी को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। राजस्थान में या तो कोई गैंगस्टर यहाँ आए या नहीं आए, और आ जाए तो वापस नहीं जाए। मुंबई एटीएस राजस्थान आकर कार्रवाई करती है, गुजरात एटीएस यहां आकर कार्रवाई करती है। ये एक सोचने की बात है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान वो प्रदेश है जहां से 5 राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई है। ऐसे में पुलिस की चुनौती और बढ़ जाती है। हमको एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जो हर अपराध को रोकने में सहायक सिद्ध हो। बेहतर पुलिसिंग के लिए जो भी संसाधन चाहिए वे सरकार उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सम्मेलन में मौजूद सभी माननीयों का आभार जताया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह और ईडी पर उनकी पार्टी के कागजात और डेटा शीट पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि वे हमारी पार्टी के कागजात को ले जा रहे हैं। बंगाल के सीएम ने कहा कि अगर मैं बीजेपी की पार्टी ऑफिस में रेड मारूं तो क्या होगा। यही नहीं, ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव के कारण राज्य में एसआईआर के जरिए वोटर्स के डिलीट किए जा रहे हैं। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीमाता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता रद्द होने के बाद कहा कि जिन छात्रों ने नीट परीक्षा पास कर ली है और जिनका मेरिट तय हो चुका है, उन्हें अब समायोजित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि छात्रों को उनके घर के पास उपलब्ध अन्य मेडिकल कॉलेज में समायोजित किया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई और भविष्य पर कोई असर न पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज को बंद करने से छात्रों के साथ जो असुविधा और खिलवाड़ हुआ है उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला ने भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखकर कदम उठाएगी और उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। खुद बैठ के हेल्थ मिनिस्टर साहिबा मेरे साथ खड़ी हैं, कल सांबा में मेरे साथ थी, बाजाब्ता हमने इस पे बात की है। और जैसे मैंने कल सांबा में कहा, इन बच्चों को जैसे ऑर्डर आया है, इन्होंने नीट के एग्जाम जो है पास कर लिए हैं, इनका मेरिट है, इनको अब एडजस्ट करना कानूनन हमारी जिम्मेवारी है। और इनको जो इनके घर के सबसे नजदीक मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहां इनको जो है सुपर न्यूमरी सीट्स कायम करके इनको हम एडजस्ट कर देंगे ताकि इनकी तालीम पे कोई असर ना पड़े। लेकिन इनको एडजस्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पे भी हमें सोचना चाहिए। आज जैसे मैंने कल आपसे कहा था, चलिए आज 50 सीटों में से 40 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे ले गए, जिसपे आपको एतराज हुआ। कल को जब आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलेज की सीटों की तादाद बढ़ाई जाती, 400-500 सीटों पे पहुंच जाते हैं, मुमकिन है आगे जाके 250-300 बच्चे जो हैं यहाँ जम्मू के होते हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं। हम ही एक जगह हैं जहां अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हम
इधर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट गुरुवार को रायपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रदेश भर में मनरेगा को लेकर चल रहे आंदोलन की समीक्षा करेंगे और संगठनात्मक गतिविधियों पर फोकस करेंगे। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर मनरेगा को लेकर चल रहे आंदोलन की स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में आंदोलन को और तेज करके या उसके स्वरूप में बदलाव पर भी बातचीत की जा सकती। सरकार द्वारा मजदूरों के हित में चलाई जा रही मनरेगा योजना को बदलकर अब बीबी जी राम जी कर दिया गया है। कांग्रेस देश भर में इसका विरोध कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। मंत्री रामविचार नेताम ने पायलट के दौरे पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए उन्हें बैठक करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है और इसमें सफल नहीं होगी। सचिन पायलट सैर सपाटा करके चले जाएंगे, ईंधन की कमी होगी तो भरकर चले जाएंगे। अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं, सैर सपाटा करके चले जाते हैं और पायलट आ रहे हैं, यहाँ ईंधन की कमी होगी वो भर के। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विधायक आतिशी को आरोप लगाने के बजाय सदन में आकर स्पष्ट रूप से ये बताना चाहिए था कि जब सदन में पक्ष और विपक्ष गुरुओं के सम्मान की बात कर रहे थे उस समय उन्होंने क्या कहा था। मंत्री सूद ने कहा कि अगर आतिशी ने कोई गलती की है तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी और पूरा देश उन्हें माफ भी कर देता। ये आरोप लगाने की जगह आतिशी मरलीना जी को सदन में आकर ये बता देना चाहिए था कि जब सदन में पक्ष और विपक्ष गुरुओं के सम्मान की बात कर रहा था तो आतिशी जी ने क्या कहा जिस पर विवाद हुआ, वो स्पष्ट कर देती। चोर मचाए शोर इसी को कहते हैं। हमारे समाज में कहा जाता है गलती होके माफी मांग ले तो मनुष्य बड़ा हो जाता है। आतिशी जी ने अगर कुछ गलत कर दिया तो माफी मांगती तो पूरा देश उन्हें माफ करता, मगर इस प्रकार से भागना, उस पर राजनीति करना, उस वीडियो को झूठ बोलना जो सदन की प्रॉपर्टी है, सदन में पीठासीन अधिकारी ने अध्यक्ष ने वर्बेटम पढ़कर बताया, पीठ से अध्यक्षीय पीठ ने वर्बेटम पढ़कर बताया है। उस वर्बेटम को आतिशी जी कैसे डिनाई कर सकती है? इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। आपसे गलती हुई, आप माफी मांगते, समाज के सामने सर नीचा करके शीश नवा के माफी मांगते, लोग माफ करते। अब मेरी पूरी तरह से मांग है, ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की ढिठाई है। उनके नेता माफी नहीं मांग रहे, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी देश से माफी मांगे गुरुओं के अपमान के लिए। पूरी पार्टी को माफी मांगना चाहिए। और हमने कल सभी मंत्रियों ने अपने विधायक दल की ओर से सुश्री आतिशी मरलीना की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। विधानसभा में पूछे गए सवाल का गलत जवाब भेजना श्रीगंगानगर के ज्वाइंट डायरेक्टर सतीश शर्मा को भारी पड़ गया। इसके बाद कृषि विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। एपीओ किए जाने के बाद अब उन्हें प्रदेश मुख्यालय में नियमित रूप से हाजिरी देनी होगी। सतीश शर्मा वर्तमान में श्रीगंगानगर में ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर पदस्थ हैं। इसके साथ ही उनके पास एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर का अतिरिक्त चार्ज भी है। ऐसे में विधानसभा जैसे संवैधानिक मंच पर गलत जानकारी भेजा जाना विभाग ने गंभीर लापरवाही और जवाबदेही से पलायन माना है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा में कृषि से जुड़े एक अहम सवाल पर विभाग की ओर से जो उत्तर भेजा गया वे गलत था। इसके बाद कृषि विभाग ने उन्हें एपीओ करने के आदेश दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आदेश पर दी गई है। बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब सतीश शर्मा एपीओ किए गए हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी वे लंबे समय तक एपीओ पर रहे थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। कृषि मंत्री मीणा के छापों के दौरान सतीश शर्मा ने बीज और खाद फैक्ट्री संचालकों को आश्वस्त किया था कि मंत्री तो जयपुर चले जाएंगे, लेकिन कार्रवाई तो उन्हें देखनी ही है। समय लगता है लंबे पूरे समय से जो सिस्टम बिगड़ा हुआ हो तो उसको सुधारने में समय लगता है। आप किसी झोंपड़ी पे मकान पे धक्का मार दो फिर तो 2 मिनट में जाएगी, लेकिन उसको फिर खड़ा करेंगे तो उसमें समय लगेगा। वैसी स्थिति है, क्योंकि इसमें एक तंत्र विकसित हो गया, एक माफिया, जिसमें लोकल पॉलिटिकल सिस्टम भी है, अधिकारी भी हैं, कुछ कंपनी भी है, कुछ प्रोड्यूस करने वाले लोग भी हैं, तो उसको कॉकस को तोड़।
इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इंदौर में दूषित पानी के मामले पर कहा कि राज्य यूनिट इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़क पर एक्टिव है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले को जोर शोर से उठाएगी और सुनिश्चित करेगी कि जवाबदेही तय हो और इस घटना की दोबारा ना हो। जो हमारा स्टेट यूनिट लगातार सड़क पर भी है और हम लोग भी यहां सक्रिय रूप से इसको उठा रहे हैं। हर स्तर पे इस मुद्दे को हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जवाबदेही भी हो और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एक बार फिर शाही अंदाज में होने वाले रॉयल वेडिंग की तैयारियों में डूबा हुआ है। कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अपने बॉयफ्रेंड एस्टेबिन बेन के साथ शादी रचाने वाली है। परिवार के सदस्यों और मेहमानों का उदयपुर पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी बहन की शादी के लिए उदयपुर पहुंच गई हैं। उनके रूमर बॉयफ्रेंड कबीर भी उनके साथ नजर आए। शादी के फंक्शन 9 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, वही 11 जनवरी को दोनों विवाह में बन जाएंगे। शादी की घोषणा के साथ कृति ने नूपुर और एस्टेबिन की तस्वीरें शेयर कर लिखा, मैं बहुत ज्यादा रोने वाली हूँ। नूपुर सेनन ने 3 जनवरी को ऑफिशियल इंस्टाग्राम से सगाई की तस्वीरें पोस्ट की थी। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, शायदों से भरी इस दुनिया में मैंने अब तक का सबसे आसान हाथ ढूंढ लिया। और धौलपुर में आज सीजन की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री से गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री से फिसलकर 17 डिग्री दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कोहरे के साथ गिर रही ओस ने गलन बढ़ा दी, जिससे ठंड और अधिक महसूस हो रही है। ठंड का असर खेल गतिविधियों पर भी पड़ा है। जिले के बड़े मैदान में रोजाना करीब 50 बच्चे क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए पहुंचते थे, लेकिन आज ठंड के चलते केवल 2-4 खिलाड़ी ही मैदान में नजर आए। बढ़ती सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने पहले ही 10 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर और जनवरी में शीत लहर का प्रभाव अधिक रहता है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने के साथ जनहानि की आशंका भी बनी होती है। मैं बड़ी फील्ड में आता हूँ, बच्चों को देखता हूँ। पर्सनल कोच संदीप गुर्जर है। और मुरादाबाद में बीती देर रात घने कोहरे के बीच एक युवक हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले 3 युवक बाइक पर सवार थे। किसी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे तीनों युवक उछलकर सड़क पर गिर पड़े। हादसा मुरादाबाद ठाकुर द्वारा जसपुर मार्ग का है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जान गंवाने वालों की पहचान भी हो गई है। ओमकार, विजय सिंह और राकेश और मुकेश के रूप में हुई है। तीनों युवक जो है कोतवाली ठाकुर द्वारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 3 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर ठाकुर द्वारा जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से अफरा तफरी मच गई है। जिला न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी भरा मेल भेजा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। सुरक्षा के लिहाज से पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करा दिया गया है। सभी जजों, वकीलों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कोर्ट परिसर की बात करें तो आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ता और जांच एजेंसियां मेल की जांच में जुट गई है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी। राजधानी रायपुर की बात करें तो लगातार आपराधिक घटनाओं में यहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। 2024 की अगर तुलना की जाए तो 2025 में अपराध कम होने का दावा पुलिस कर रही है, लेकिन रोजाना हो रही चाकूबाजी जैसी घटनाएं इस दावे को झुठलाती हैं। ऐसा ही एक मामला देर रात सामने आया। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर की युवक अमन को फाफा डी दुकान के पास कुछ युवकों ने चाकू से घायल कर दिया। घायल युवक को मेकाहारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं दिया गया। घटना के बाद परिजनों ने देवेंद्र नगर थाने का घेराव भी किया और आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। रायपुर में जो हो रहे आए दिन चाकूबाजी को लेकर के कल रात में 2:30 बजे अमर नाम के एक युवक को फाफा डी पे चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई। उनके परिजनों में जितने भी उसके भाई है, सगा संबंधी जो भी हैं, आकर के यहाँ पे खड़े हुए हैं। उनसे आइए बातचीत करते हैं कि ये घटना कैसे हुई। बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए थोड़ा। सर वो कल रात में अपना काम धाम करके लौटा था। तो सर वो थोड़ा पीने खाने के लिए चले गए थे। तो वहाँ से वापसी में आते हुए 4-5 लड़के घेर के उनको पैसे छीने हुए ने और सर नहीं छीने तो हाथापाई करके चाकू वाकू मार दिए।
और कौन थे वो जो चाकू मारे? नहीं पता सर, रात का समय था। उसका पता नहीं चला है, वही पता चलने के लिए हम कार्रवाई करना चाहते हैं। जो वैसे देवेंद्र नगर थाने वाले ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे इस चीज़ों को। और इस चीज़ों में ये हुआ है कि हमको पता अभी तक नहीं चला। देवेंद्र नगर थाने से अभी तक के मोर्चुरी में हम लोग खड़े हैं, तो देवेंद्र नगर थाने से अभी तक के यहाँ पे कोई ना पुलिस अधिकारी आया है ना कोई आया। हमारे भाई का जो लाश पड़ा हुआ है अभी तक के वैसे ही पड़ा हुआ है, ना उनका आगे का कुछ प्रोसेस अभी चालू है उसमें। तो कल रात के मतलब हुआ है कहानी, तो अभी तक के जो भर्ती करवा दिए थे उनको, और उसके बाद से अभी तक कोई पुलिस वाले यहाँ पे देवेंद्र नगर थाने से जो हमारे अधिक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई आया हुआ नहीं है। तो इनमें हमको ये भी है कि शिकायत की देवेंद्र नगर थाने में जो है अधिकारी कोई भी आए हमारे यहाँ पे, जो हमारे आगे का जो प्रोसेस है वो करके दे दे हमको, हमारे भाई का लाश को ले जाएंगे। और मेरी बात ये है कि जो लड़के मारे हैं वो किसी को पता नहीं चला है। हम ये भी चाहते हैं कि वो लड़के का पता चले, जल्द से जल्द कार्रवाई हम दें। हिमाचल उच्च न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने हाईकोर्ट परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। हालांकि तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार ये धमकी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आधिकारिक ईमेल पर एक अज्ञात शख्स ने भेजी है। ईमेल मिलते ही हाईकोर्ट प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी है। इधर जयपुर में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कार्यरत योग प्रशिक्षकों के कार्य दिवस बढ़ाने और मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर योग प्रशिक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। योग प्रशिक्षकों ने यह बताया है कि वर्तमान में उन्हें मात्र 250 रुपए प्रतिदिन मानदेय दिया जा रहा है, जो जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे योग प्रशिक्षकों की आर्थिक स्थिति जो है दयनीय बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। योगा एक दिन भर की ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम दिन भर हमारा देते हैं। इस योगा को जो लोग सिखाते हैं, जो हमें योगा करवाते हैं, वो किन बातों को लेकर आज शहीद स्मारक पे धरने पर बैठे हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं? हम लोगों का महीने में सिर्फ 10 दिन का ही सेशन होता है, जिसकी सैलरी हम लोगों को मिलती है 2500 रुपये मात्र। 2500 रुपये में हम अपना आजीविका नहीं जला पाते, बेनिफिशियल नहीं है हम लोगों के लिए। बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ या कुछ नहीं। और अगर हम किसी को बताते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और हम लोगों को 2500 रुपये सैलरी मिलती है, तो थोड़ा सा ऐसा है कि बताने में भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार क्या बताएं इनको, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये मिल रही है सैलरी भी, जैसे 4-5 महीने के अंदर एक बार मिलती है, रेगुलरिटी में नहीं होता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो सैलरी है हमारी 30,000 समथिंग हो और हम लोगों को स्थायी किया जाए, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 दिन से बढ़ा के 30 दिन किया जाए, ताकि लोगों के पास जो हमारी सेवाएं पहुंच रही है 10 दिन की, 10 दिन में हम लोगों को योगा बस बता पा रहे हैं कि योगा ये चीज़ है। उनको पास में हम लोगों के थ्रू अच्छी चीज़ें जो जानी चाहिए और भी आसन हम उनको करवा पाएँ, प्राणायाम वगैरह उनके स्वास्थ्य के लिए जो भी अच्छा है, उसमें थोड़ा सा ये कि हम और भी बेहतर कर पाएँ और अच्छा सिखा पाएँ उन लोगों को। नॉट एट ऑल कि हाँ 10 दिन लगाए हुए हैं हम लोगों को सेवा पे। थैंक यू, राधे राधे। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि योग 30 दिन का होता है सेशन, हमें 10 दिन के लिए बुलाते हैं, जबकि 30 दिन कंटिन्यू होना चाहिए। और हमारी प्रमुख मांग है वेतन वृद्धि, 25,000 से 30,000 के बीच में हमारी सैलरी होनी चाहिए और जीवन यापन अच्छे तरह से हो पाए। ये हमारी प्रमुख मांगे मैम। सारी ऐसी मांगे हैं आजकल, जैसे वो पूरी नहीं हो रही, तो शहीद स्मारक पे आकर लोग धरने पे बैठते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस तरीके से आप लोग धरने पे बैठते हैं तो आपकी सरकार मांगे पूरी करेगी? बिल्कुल मैडम, आपका सवाल सही है। खैर धरने से होता कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जो सरकार के कानों में जो कचरा फंस रखा है, उस कचरे को हटाने के लिए हम यहाँ पर धरना कर रहे हैं। रही बात माननीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस योग को वैश्विक स्तर पर उठाया, इस मुद्दे को। अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज यहाँ से योगा टीचर यहाँ से कोर्स करके, और जो मतलब भारत सरकार का एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद में यहाँ से योगा टीचर को वो आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं योगा करवाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये योग प्रणाली, आयुर्वेद प्रणाली भारत का मुद्दा है।
तो इसे जब भारतीय यहाँ कर खुद का जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं और उन लोगों को बाहर की ओर मोड़ा जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारा जो आयुर्वेद विभाग और एलोपैथी की जो विभाग, उन दोनों में इस योजना को अलग अलग बांट रखा है सरकार ने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, आयुर्वेद विभाग जो है उसमें महिला को 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है और 30 दिन का मानदेय उनको मिलता है, 20 दिन का सॉरी, और पुरुष जो है उनमें उनको 30 दिन का मानदेय 8,000 मिलता है। इसी बात को अगर एलोपैथिक मतलब कम्युनिटी हेल्थ सीएचसी और पीएचसी चिकित्सालय की मैं बात करूं तो वहां पर योगा टीचर लगा रखे हैं और 10 दिन लगा रखे हैं केवल। तो एक तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि सही बात है, आपने 10 दिन का हमारे को कार्य दे रखा है, लेकिन अब हम 20 दिन कहाँ जाएं, क्योंकि हम अन्यत्र भी काम करेंगे तो महीने बेस पर काम करेंगे, मंथली बेस पर काम करेंगे, तो अब हम 20 दिन कहाँ पर जाएं। तो एक तो हमारी प्रमुख मांग यही है कि इस 10 दिन का जो एक टैग लगा रखा है, इस टैग को हटाकर पूरे महीने किया जाए। और दूसरा हमारी मांग सरकार से बस इतनी सी है कि 250 रुपये प्रति सत्र, अर्थात 2,500 रुपये प्रति माह जो दिए जा रहे हैं, उस 2,500 को हटाकर एक रोजगार, एक परिवार को सम्मान के अनुरूप सैलरी मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है योगा का जैसे एक दिन बना दिया है, योगा दिवस मनाया जाता है, तो क्या वो एक दिन के लिए मान्य है? योगा तो हर दिन होती है। जिस हिसाब से राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है उस हिसाब से तो एक ही दिन के लिए है, लग तो ये रहा है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट तो चाहती है कि योगा तो डेली रूटीन में होना चाहिए, पूरे 365 दिन योगा होता है। हमें 10 दिन के लिए लगा रखे हैं और 20 दिन फ्री रहो। आप ना तो कहीं जॉब कर सकते ना कहीं और कर सकते। तो योगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ये आता है कि योग जरूरी है, और स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि योग सिर्फ योगा डे का ये एक दिन योगा करे, भजन लाल जी जाएंगे पार्क में फोटो खिंचाएंगे और डालेंगे और फ्री हो जाएंगे, वही योगा को ऐसे समझ रखे हैं। जबकि योग जरूरी है, काफी कम मानदेय में योगा करवा रहे हैं हम। क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग यहाँ आज शहीद स्मारक पे धरने पर बैठे हैं? हमारा जो 10 दिन का कर रखे हैं ना, उसको फुल टाइम किया जाए, और जो सैलरी देते हैं वो भी टाइम पे नहीं देते, और जो सेशन होते हैं ना वो भी ऐसे कंटिन्यू नहीं होते हैं, उनमें भी गैप होता है, तो सबको ऐसे पता नहीं होता ना कब क्या होना है ऐसे, तो उनको 30 दिन किया जाए और स्थायी किया जाए। हमारा मानदेय पेमेंट बढ़ाया जाए और 10 दिन से 30 दिन किया जाए। 10 दिन से लोग संतुष्ट नहीं है, वहाँ 2,500 रुपये आते हैं वो भी परमानेंट नहीं आ रहे हैं। 6 महीने हो गए, अभी एक बार भी नहीं है। अभी एक दिन की परमिशन मिली है, तो अभी तो रेगुलरिटी एक दिन की है, उसके बाद हमें दोबारा अपने बोर्ड का गठन करेंगे और इसमें हमारे मतलब योग सत्र है वो 30 दिन का किया जाए, और इसमें सैलरी भी हमारी लगभग 30 या 25,000 की जाए, क्योंकि मतलब 2-2,500 रुपये में गुजारा नहीं हो पाता और इससे मतलब खर्चा भी नहीं निकलता अपने आने जाने का। तो आपने देखा किस तरीके से शहीद स्मारक पर यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, और लोगों का कहना है कि जो 10 दिन के लिए योगा को दिया जाता है वो 30 दिन किया जाए, जिससे जो इनकी सैलरी है वो भी बढ़े, और जो लोगों को जो बीमारियाँ हो रही है, जिन बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उससे मुक्ति मिले। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि योगा को 30 दिन किया जाए, ना कि 10 दिन। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन सुरेश तान्या के साथ NSC9 न्यूज़ जयपुर। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC9 न्यूज़। नमस्कार।